नमस्कार। स्वागत है आप सबका मालवी एकेडमी के शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं अर्जुन तिवारी आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ सोशियोलॉजी के हमारे इस सीरीज़ में अगले लेक्चर पर। और आज हम कुछ चीज़ों को और जानेंगे जो अभी तक मीन्स कह सकते हैं कि कुछ सीरीज़ में जो अभी हमारे साथ के कुछ क्वेश्चंस कुछ चीज़ें जो मतलब इम्पॉर्टेंट थे, जो टॉपिक्स थे वो बचे रह गए, जो उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड पिछले बाकी और लेक्चर के भांति आज भी कोशिश करेंगे कि कुछ लगभग जितने भी हो सके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर समझें। क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम समझें। एंड कुछ जो मैं पहले से मीन्स बन करके रखा था उस चीज़ को हम समझेंगे। और थोड़ा कुछ आज मैं वैसे भी मतलब लिख करके लाया हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि पीपीटी में डायरेक्टली ऐसे इंसर्ट करने में थोड़ा एक्चुअली हुआ ये कि एंड आप लोग का कंप्लेन भी इस चीज़ का था कि सर बड़ी लेट में वो सीरीज़ मिल रही है। थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर थे वो सब थोड़ा उसमें कुछ समस्या आ गई, तो इस वजह से मीन्स ये देरी हुई। एंड हम फिर उसे नए सिरे से बढ़िया से करते हैं। एंड कुछ लेक्चर आपको मिल गए होंगे एंड उन्हीं के सीरीज़ में आज हमारा यह आगे का लेक्चर है। तो फिर वही चीज़ कि अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा। एंड ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी जो है थ्योरी, कौन सा जो है कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली पूछते हैं क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज फिर आगे। फिर से ये एआई की पिक्चर को इग्नोर करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। एंड सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट डुअल कॉन्शियसनेस बाय एंटोनियो ग्राम्सी। ये इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, एंटोनियो ग्राम्सी, ठीक है, एंटोनियो ग्राम्सी। इनका ये जो कॉन्सेप्ट है डुअल कॉन्शियसनेस, ये असल में एक कह सकते हैं कि इसे आप खुद भी रिलेट करेंगे। ये मतलब ऐसा चीज़ है, हालांकि ओवरऑल सोशियोलॉजी ऐसा मतलब सब्जेक्ट है कि इसके हर एक चीज़ जो है आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एंड कुछ भी इसमें से मीन्स कह सकते हैं कि मीनिंग या कॉन्सेप्ट हम निकाल कर बात करें तो आप उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो उसी के क्रम में ये है कि आज जो हम पढ़ रहे हैं एंटोनियो ग्राम्सी की ये डुअल कॉन्शियसनेस थॉट। इससे पहले भी कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो उसी के श्रेणी में ये भी कुछ है जिसे हम डुअल कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। सर डुअल कॉन्शियसनेस है क्या? देखो, डुअल कॉन्शियसनेस एक प्रकार की मीन्स सोच है, समझो। जैसे मान के चलो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में मीन्स हर कुछ मतलब हम सीखते हैं अपनी जो है फैमिली में, कुछ नया कुछ हम सीखते हैं, कुछ हमारी वैल्यूज़, कुछ बिलीफ, कुछ एक प्रकार के नॉर्म्स होते हैं जो फैमिली के होते हैं, ठीक है, बचपन से हमें सिखाए जाते हैं। एंड मान लो कि आप गुजरात के रहने वाले हो, ठीक है, तो वहाँ रहने वाले हो तो वहाँ के अलग अलग कुछ नियम होंगे। वहाँ पे देखो दशहरा एंड जो है दिवाली कितनी मतलब गजब तरीके से मनाई जाती है ना। वहाँ एक अलग तरीका है। पर सपोज़ कि आप शिफ्ट करते हो बिहार में, तो यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पर वही चीज़ रहेगा परंतु सीखने और कह सकते हैं कि मनाने और उसे जो है चेरिश करने का तरीका अलग हो जाएगा, कुछ उसमें डिफरेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से आप पहले किसी कॉन्शियसनेस में रह रहे थे एंड अब किसी और कॉन्शियसनेस का जो है एक प्रकार से आपको परिचय कराया गया। हालांकि इससे अगर सोशलाइजेशन के टर्म में कहें तो इसे रीसोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के तहत आता है, ठीक है। परंतु हालांकि एंटोनियो ग्राम्सी ने इन्हें इसे जिस कंडीशन में मतलब इसे कह सकते हैं कि समझ करके दिया था, अगर उस कंडीशन को समझे तो जैसे मान के चलो कि एक लिबरल क्लास है एंड लिबरल क्लास की जो मीन्स रहने एंड जीवन जीने की जो टेंडेंसी होती है, जिस प्रकार की विचारधारा, बिलीफ, वैल्यूज़ के साथ वो पूरा मतलब जीवन गुजार चुका है, वो उस चीज़ को मानता है एंड उसके साथ ही लगभग अभी मान के चलो कि वंश चल रहा है, ठीक है। परंतु वो उसकी एक जो है ये एक प्रकार की विचारधारा है। परंतु अगर दूसरा अगर एक चीज़ कहे तो उसकी जो पर्सनल मीन्स जो वैल्यूज़ हैं, जिसको मानते हुए उसने जो है अभी तक का मतलब जीवन जिया है, एक और प्रकार की विचारधारा होगी जो उसके घर से बाहर कह सकते हैं कि डिफरेंट होगी। जैसे मान के चलो कि लेबर क्लास, मैंने इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया, ये एक्चुअली एंटोनियो ग्राम्सी ने खुद भी इस्तेमाल किया है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे एक गरीब तबके का कोई एक व्यक्ति है एंड वो उसके मानने जानने समझने का पूरा तरीका एक अलग है, पूरा सब कुछ। परंतु जैसे ही घर से बाहर कदम रखता है
एंड जो समाज को देखता है, मान के चलो कि इन्होंने कैपिटलिस्ट के सिस्टम के हिसाब से इन्होंने बताया या एलिट सिस्टम का है, तो इन्होंने कहा कि एक उसकी खुद की लेबर की आइडियोलॉजी होगी, जो मतलब लेबर टेंडेंसी की आइडियोलॉजी होगी, एंड एक एलिट क्लास की आइडियोलॉजी होगी जो कि डोमिनेंट होगी, ठीक है। अगर इसको और फर्दर इलेबोरेटेड फॉर्मेट में देखा जाए तो इसको उन्होंने जो है कह सकते हैं कि हेजीमनी के कॉन्सेप्ट से रिलेट किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि हेजीमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया है, ठीक है। तो अब इसी में आप समझ रहे होंगे कि जैसे एक खुद की उसकी जो है विचारधारा है और एक जो है डोमिनेटेड जो है विचारधारा है या आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो दो प्रकार की विचारधाराएं हो गई ना। अब इन दो प्रकार की जो विचारधारा है इसी को जो है एंटोनियो ग्राम्सी ने डुअल कॉन्शियसनेस कहता है। आप खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर मान लीजिए पढ़ने के लिए आप किसी जो है अपने शहर से इधर किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, ठीक है, आप अपनी जगह से हट करके किसी यूनिवर्सिटी में परस्यू करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के मीन्स अलग अलग जगह के स्टूडेंट वहाँ पर आए हैं एंड उनकी जो है घर पे मीन्स एक अलग उनके विचार होंगे, घर वालों से बात करते होंगे तो एक अलग तरीके से बात करते होंगे, है ना, अलग एक भाषा में हो सकता है बात करते हो। परंतु आप जब वो नॉर्मल एक अपने मीन्स कह सकते हैं कि आपके क्लास में बैठे हो या आपके साथ हो, तो उनकी बोलने बात करने की भाषा एंड ओवरऑल जो बिहेवियर है वो एक अलग होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर इटसेल्फ ये एक डोमिनेटेड एक विचार है कि आपको एक जो है सिविल स्टूडेंट के तरीके से ही रहना होगा, ठीक है, जबकि आप घर पर मीन्स एक प्रकार से इनफॉर्मल सेटलमेंट में आप रहते हैं, एक नॉर्मल मीन्स एक कंडीशन में आप रहते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की जो है ये सिस्टम हुई। हालांकि इसे परिवार से रिलेट करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एंटोनियो ग्राम्सी ने जिस हिसाब से यह कॉन्सेप्ट दिया डुअल कॉन्शियसनेस, वो लेबर एंड कैपिटलिस्ट टेंडेंसी के हिसाब से दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड अगर उसमें से जो है कैपिटलिस्ट विचारधारा या फिर उनकी जो मानने जानने समझने की टेंडेंसीज है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा हावी होती है, मीन्स वो हावी हो जाती है, तो उस सिचुएशन को मीन्स इन्होंने हेजीमनी के कॉन्सेप्ट से मीन्स मिला करके बताया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हेजीमनी का कॉन्सेप्ट एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया है, ठीक है। तो ये जो है विचार है, ठीक है। मान के चलो कि कोई एक, जैसे अब फिल्मों में भी देखते हो कि अक्सर जो एक्टर होता है वो कोई मतलब मूवी आप ले सकते हो जिसमें मान के चलो कि वो बहुत साधारण स्वभाव का व्यक्ति है, ठीक है, और दोस्तों के साथ मीन्स दोस्तों के साथ एंड बाहर सोसाइटी में वो एक अलग प्रकार की मीन्स कह सकते हैं कि लिबरल छवि के हिसाब से रहने वाला व्यक्ति है। परंतु घर में हो सकता है कि माहौल हो या ऐसा कुछ हो तो वो उसकी एक अलग टेंडेंसी होती है एंड कंजर्वेटिव विचारधारा का हो सकता है कि घर पे हो। तो समझ रहे हो, तो दो प्रकार की जो है कॉन्शियसनेस के बारे में बात की, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर एंटोनियो ग्राम्सी ने जिस हिसाब से कहा उस चीज़ को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। हालांकि आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण बस एक चीज़ है कि डुअल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया किसने, ठीक है। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हेजीमनी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, हेजीमनी का कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेजीमनी का कॉन्सेप्ट जो है ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको भी एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस बाय लुइस ऑल्थुइजर। लुइस ऑल्थुइजर ने जो है दो प्रकार के स्टेट के एपरेटस को बताया है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस एंड एक रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। ये क्या होता है, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मीन्स जिस हिसाब से इन्होंने कहा है, ये कहते हैं कि स्टेट को मीन्स एक प्रकार से स्टेट को दबाने का एक प्रकार से जो है टेंडेंसी, ठीक है, वो क्या कह सकते हैं मीन्स जैसे रिप्रेसिव जो बॉडी है, अगर मैं दोनों को ऐसे मिला करके आपको बताऊं, एक जैसे एक पुलिस है, ठीक है, मान के चलो कि आपके सामने एक पुलिस वाला कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है एंड एक बगल में आपके जो है एक टीचर कोई बैठा हुआ है, ठीक है। टीचर जो आपको कहेगा वो आपको विचार से, बातों से इस प्रकार से आपको कहेगा कि आप मोल्ड होने को मजबूर हो जाओगे, या फिर कहीं ना कहीं जो है उसकी छाप आप पर पड़ेगी। अगर वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है आपको किसी हिसाब से, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा, तो जो है आप मतलब एक प्रकार से बिना वो आपसे कह सकते हैं कि बिना आपके कांटेक्ट में आए, ठीक है,
बिना आपसे कह सकते हो कि मेल मिलाप के, किसी भी हिसाब से वो दूर से ही आपको अगर चाहे तो अपने विचारों में आपको मीन्स मानने को मजबूर कर सकता है, ठीक है। पर अगर वहीं दूसरी तरफ पुलिस को देखें तो पुलिस जो है एक प्रकार के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड उनके जो लिखे हुए जो कह सकते हैं कि रूल है, गाइडलाइंस है, ठीक है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, हालांकि अभी बदल चुका है, बीएनएस वगैरह है, तो ठीक है, तो उसके आधार पर जो है वो अगर चाहे तो आपको अपनी बात मनवाने के लिए वो मजबूर कर सकते हैं। एंड वो मजबूर किस हिसाब से करेंगे, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ सिंपल कह करके, वो उनकी मतलब अलग अलग प्रकार की टेंडेंसी हो। अगर आप उनके द्वारा मीन्स कुछ नियम कानून को अगर नहीं मानते हैं अगर स्टेट के, तो वो आपको दंड देंगे, ठीक है। एंड आप जो है आपको फिजिकल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, मेंटल पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी हिसाब से जो है आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, फाइन वगैरह आप दें। तो कहने का ये मतलब है कि फिजिकल इंक्रोचमेंट के हिसाब से आपको जो है मोल्ड किया जाए, ठीक है। तो ये एक टेंडेंसी हो गई। एंड एक टेंडेंसी हो गई कि आपको जो है विचारों के द्वारा, तो वही है लुईस ऑल्थुजर की असल में दो थियोरीज है। एक तो थियोरी क्या हो गई, ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस थियोरी नहीं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस एंड एक रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, ठीक है, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, ठीक है, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। तो ये दो प्रकार के कह सकते हैं कि इनके विचार हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप। अगर उदाहरण के तौर पर जैसे मैं जो बता रहा था, आप चाहें तो इसको मतलब मीन्स डायरेक्टली नोट कर सकते हैं कि इनके विचार इसमें क्या हो सकते हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस के अंदर जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन, रिलीजन, ठीक है, ये सब हो गया। तो ये सब आपको जो है डायरेक्टली इनक्रोच, हालांकि रिलीजन में भी अब मतलब ऐसा है, परंतु मोटा मोटी आप उसके अगर विचारों को समझें, मतलब उसकी चीज़ों को समझे, तो उसमें क्या बोलता है, उसमें मतलब किस हिसाब से आपको आइडिया को जो है मीन्स आपको जो है आपके टेंडेंसीज को चेंज करने का प्रयास करता है आइडिया के थ्रू, ठीक है। जबकि रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस के अंदर इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि आपको जो है वो मानने पर मजबूर किया जाएगा। अगर आप नहीं मानोगे तो आपको जो है अलग अलग प्रकार की पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, कुछ भी मतलब ऐसे आप मान के सकते हो जो कि फिजिकली आपको एक प्रकार से इनक्रोच करे। एंड ये स्टेट के अपरेटस है, ठीक है, राज्य के तंत्र हैं, तो इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो ये दो हमारे जो है इम्पॉर्टेंट इससे संबंधित एक प्रकार से कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है। एंड इनके बारे में तो खासकर पूछा ही जाता है, ये लुईस ऑल्थुजर। तो यहाँ पर आपको वही मैं कहूँगा याद करने की जो चीज़ है वो ये है कि ये जरूर ध्यान रख ले, ये पूछता है आपसे, क्योंकि ये बड़ा फेमस विचार है, आज के समय में भी बड़ा तर्कसंगत है, ठीक है, कि क्योंकि विचारों के द्वारा आपको जो है मोल्ड करने की टेंडेंसी अगर स्टेट अपनाता है, तो वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो है लुईस ऑल्थुजर के दिए गए कॉन्सेप्ट को स्वीकारिता देता है, ठीक है। और एक अच्छे समाज में, जैसे कि आप जानते हो, मैंने इमाइल दरखाइम को जब आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि पहले के समाज में होता था कि रिप्रेसिव लॉ काम करते थे। आज के समय में क्या काम करता है, रिट्रेटिव लॉ, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए कि आपने कोई जो है किसी प्रकार का क्राइम किया है, तो उस क्राइम के बदले आपके हाथ या पैर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है, बल्कि आपको उसका जो है कह सकते हैं कि पनिशमेंट का अल्टरनेटिव आपके लिए रखा जाएगा। जैसे कि आप मान के चलिए कि अगर आपने जो है गाड़ी से जा रहे हैं एंड आपने ट्रैफिक का नियम तोड़ा, तो उसके लिए आपको जो है कुछ फाइन देना पड़े, 5,000, 10,000, 20,000, जितना भी फाइन आपको देना पड़े, तो आप फाइन दे करके मीन्स वहाँ पर बचने का एक अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, लीगल तरीके से। एंड अगर दूसरा अगर देखें, जैसे इवन आजकल स्कूल में भी ये चीज़ें बातें होती हैं कि बच्चों को जो है मारा पीटा ना जाए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये सब जो नए प्रकार के जो है लॉज जो लग रहे हैं, वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मॉडर्न सोसाइटी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक टूल है, ठीक है। डायरेक्टली ये आपको देखने को मतलब ऐसे आपको मतलब आप देखेंगे तो नॉर्मल लगेगा, परंतु आप जो है सोशियोलॉजिकल लेंस से देखेंगे, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से आप देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी को
की ओर जो है हमको इशारा करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको इस तरीके से समझने की आवश्यकता है। रिप्रेशन से, क्योंकि देखो रिप्रेशन से ज़्यादा क्या होगा, अब मतलब आप कितनों का भाई रिप्रेशन कर सकते हो, ठीक है। पुलिस, आर्मी और बाकी जो है सरकारी तंत्रों के द्वारा कितनों का रिप्रेशन आप कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको जो है वैचारिक बात तक आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से देश में किसी भी प्रकार की जो है आपस में कह सकते हैं कि डिस्प्यूट होता है, किन्हीं भी पार्टियों में, किन्हीं भी जो है लोगों में, तो उसका जो है निपटारा करने का जो कह सकते हैं कि एक सिविल कह सकते हैं कि वे है, वो कह सकते हैं कि विचारधारा ही है, ठीक है। टेबल टॉक है, डिस्कशन है, ठीक है। अगर ये सब मतलब अगर इस प्रकार की टेंडेंसीज, इस प्रकार की जो है विचार अगर नहीं सोसाइटी में जो है अपलिफ्ट किए जाते, तो हर दूसरे दिन पर जो है कह सकते हैं कि युद्ध होता। एंड यही चीज़ तो चलते हुए आ रहा था पहले के समय में, ठीक है। एंड सोसाइटीज़ हाईली अनस्टेबल थी। तो समझिए इस चीज़ को। फिर धीरे धीरे जो है अलग अलग समाज शास्त्री इसमें उतरे, उन्होंने समाज को देखा, समझा, जाना, ठीक है, उसको पढ़ा। हर एक राजा अपने साथ कोई ना कोई जो है एक कहते थे ना कि विद्वानों की एक टोली रखते थे। उनमें अलग अलग प्रकार के विद्वान होते थे। कोई अर्थशास्त्री होता था, कोई समाज शास्त्री होता था, ठीक है, कोई को किसी को युद्ध की नीति बहुत अच्छे से पता होती थी। तो वही जो है पूरे एटलीस्ट अल्टीमेट एम क्या होता था कि समाज को स्टेबल करना, और समाज को स्टेबल करने का तरीका वायलेंस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें आप। वैचारिक राज्य तंत्र, लुईस ऑल्थुइजर ने इसको दिया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो रोल समेशन, एसएफ नाडेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी ध्यान रखें। किसने दिया था इसको? एसएफ नाडेल ने। अब रोल समेशन क्या होता है सर? देखो रोल समेशन क्या है कि अभी तक जैसे मैंने आपने अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ा रोल से संबंधित, ठीक है, उन्हीं का एक प्रकार से जो है मिला जुला रूप ये रोल समेशन कहलाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं भूमिकाओं में रहता है, बहुत सारी भूमिका में रहता है। जैसे कि आप स्टूडेंट होते हुए किसी न किसी के जो है बेटे हैं, ठीक है, आप किसी के भाई भी हैं, ठीक है, आप कहीं जॉब करते हैं, एम्प्लॉई हैं, कहीं दुकान पे गए तो आप कस्टमर है। तो अलग अलग प्रकार के आपके रोल रहते हैं। एंड इन सब रोल का आपस में किस हिसाब से जो है कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हो रखा है, एंड कैसे एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस, देखिए मैं पहले ही आपसे ये चीज़ कह चुका हूँ कि कोई भी जो है रोल किसी भी प्रकार की मतलब जो है सोशियोलॉजिकल कह सकते हैं कि थॉट जो है आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, ये स्टेटमेंट सुना होगा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, एंड ये बहुत सही है, क्योंकि आप जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हो एंड सोसाइटी की चीज़ों को आप मानो या ना मानो, अल्टीमेटली जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं तो टैक्स नहीं देता। अब ये आपको लगता है कि आप टैक्स नहीं देते हो, पर आप जब एक छोटी से 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीदते हो तो उसमें भी टैक्स आप देते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप मानो या ना मानो कि आप सामाजिक व्यक्ति हो या समाज में नहीं रहते हो, आप पर समाज का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, एंड वो अपरिहार्य है। तो इस चीज़ को आप समझे। अब कोई एक्सट्रीम ही मतलब उसमें हो, मतलब टार्जन जैसा व्यक्ति हो, तो फिर वो बात अलग होती है, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब वो मतलब अलग ही जो है अध्ययन का विषय है। तो रोल समेशन जो है अलग अलग प्रकार के जो रोल हैं उन सब का एक अगर जो है कह सकते हैं गट्ठर बना लिया जाए, एंड उनका एक दूसरे पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है, क्या जो है कह सकते हैं कि असर पड़ता है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, तो उस चीज़ को, उन सब चीज़ों को अगर समझा जाए तो उन्हीं को जो है उन सबको जो है किसके अंडर रखा जा सकता है? रोल समेशन के, एंड बाय एसएफ नाडेल। ये ध्यान रखें। नो व्हाट अबाउट टेक्नोक्रेसी? व्हाट इज टेक्नोक्रेसी? ठीक है, टेक्नोक्रेसी क्या होता है सर? डेमोक्रेसी सुना है, एरिस्टोक्रेसी सुना है, ओलिगोक्रेसी सुना है, ठीक है, थियोक्रेसी सुना है। व्हाट इज टेक्नोक्रेसी? टेक्नोक्रेसी असल में अब ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से जैसे डेमोक्रेसी हो गया तो लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा किया गया शासन या लोगों के द्वारा कर रहे हैं कोई मतलब किसी शासन को इंगित कर रहा हो, ठीक है, पीपल्स के द्वारा, वही पीपल्स के द्वारा ही शासन होगा ऑफकोर्स। तो अगर हम बात करें टेक्नोक्रेसी की तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको दिया किसने था सबसे पहले? तो डब्ल्यू.जी. स्मिथ, ठीक है, स्मिथ ने इसको दिया था। टेक्नोक्रेसी होता है एक प्रकार की जो है कह सकते हैं कि
राज्य को राज करने की एक टेंडेंसी है, जिसमें हर एक फील्ड के एक्सपर्ट जो है वो आकर के मीन्स राज करते हैं। जैसे जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति अगर एआई से रिलेटेड है, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर एआई से संबंधित बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रख रहा हो तो वो आकर के जो है एआई का पूरा डिपार्टमेंट संभालता है एंड वो चलाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है फॉरेन मिनिस्ट्री में मीन्स फॉरेन रिलेशनशिप में जो है अच्छी खासी उसकी जो स्टडी है एंड उसका बढ़िया बैकग्राउंड है, वो उस चीज़ में जो है एक्सपर्ट है फॉरेन रिलेशंस में, तो वो उसे जो है फॉरेन सेक्रेटरी या फिर ऐसा कोई जो है पद दे दिया जाए, ठीक है, उसको वो संभाले, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है कह सकते हैं कि मीन्स मेडिकल के क्षेत्र में उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, तो वो जो है कह सकते हैं कि मेडिकल एंड ड्रग वाली मिनिस्ट्री जो है उसको संभाले, ठीक है, मेडिकल से संबंधित जो मिनिस्ट्रीज हैं उसको जा करके वो संभाले, उसको मीन्स ये जिम्मेदारी है। अनलाइक इंडिया में जैसे है कि यहाँ पर अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उसे एक प्रकार से जो पार्टी रूल करती है वो अपने मतलब उनके हिसाब से वो डिवीज़न कर देते हैं अलग अलग लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से, ये नहीं कि मीन्स उनकी किस चीज़ में कितनी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो है इस चीज़ को मतलब कहा जा सकता है कि टेक्नोक्रेसी टाइप की गवर्नेंस, ठीक है, ठीक है। हालांकि कोई भी व्यक्ति सत्ता पर बैठे उसको एडवाइस करने के लिए उस स्पेसिफिक फील्ड के कह सकते हैं कि एडवाइजर्स उनके साथ होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर मान जैसे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के साथ में अगर उनको इकोनॉमिक से संबंधित किसी भी प्रकार की जो है उनको डिसीजन लेना है तो उनका जो है इकोनॉमिक एडवाइज़र का एक काउंसिल होता है जो है प्रधानमंत्री का, जो उस काउंसिल के अंदर कुछ जो है देश भर से चुने गए कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं जो उनको एडवाइस करते हैं। यही फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी वही मतलब वैसे टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिखाने के लिए कह सकते हैं कि हेड एक व्यक्ति जो है होता है जो मतलब डायरेक्ट चुन करके आया हुआ होता है, ठीक है। इंडिया में एक कोई व्यक्ति जो है डायरेक्टली चुन करके आया हुआ होता है एंड वो पोज करता है कि वो असल में पावर होल्ड कर रहा है एंड वो सारे डिसीजन ले रहा है, पर रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में जो आसपास के हालांकि पावर बिल्कुल होल्ड करता है एंड उसकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उस पर भी कोई डाउट नहीं किया जा सकता, परंतु उसको एडवाइस करने के लिए अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। इन सब का पूरा समूह होता है, काउंसिल होता है जो उनको एडवाइस करता है कि सर आपको इस चीज़ पर इस प्रकार से जो है रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर सोलेली इसी पर हो जाए कि जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं वही जो है कह सकते हैं कि ओवरऑल रूल करने लगे एंड उस वही जो है ओवरऑल गवर्नमेंट को एफिशिएंटली रन करने लगे, तो उस प्रकार की जो टेंडेंसी है उसको हम कहेंगे टेक्नोक्रेसी, ठीक है। हालांकि ये बड़ी ऑटोपियन आइडिया है कि क्या सर ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जो कोई व्यक्ति अगर मान लो कि हो भी सकता है मतलब कुछ समस्याएं, देखो कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव निगेटिव्स तो हर चीज़ में रहेगा। अब टेक्नोक्रेसी में अगर मान लो कि कोई ऐसे लोग कर भी रहे हैं तो हो सकता है कि उन लोग का ग्रुप बन जाए एंड जो आप टेक्नोक्रेसी समझ रहे हो वो ओलिगोक्रेसी हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के द्वारा जो है पूरा सरकार चलाया जाए, गवर्नमेंट रन किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ है एंड कब तक के लिए आप जो है उनको मीन्स वो कर रहे हो कि मतलब कब तक के लिए उनको जो है आप ये फिक्स कर रहे हो कि ये लोग जो है इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हालांकि यूएस में ऐसा कुछ होता है, इसका कुछ हद तक चीज़ें कुछ इसमें जो है मान्य होती है। भारत में भी ऐसा चीज़ लाने का प्रयास किया गया, ठीक है, कि जो अलग अलग एक्सपर्ट के जो फील्ड हैं, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको मतलब लाने का प्रयास किया गया डायरेक्ट एंट्री के तहत, ठीक है। लेटरल एंट्री स्कीम भी लाई गई थी यूपीएससी के जो है उसमें, लेकिन उसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन आप सुनते होंगे कि जैसे यूएस का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें डॉजे डिपार्टमेंट का हेड किसने बना दिया गया, इलॉन मस्क को, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी। भाई उस व्यक्ति से बेहतर कोई अभी इस समय है क्या कोई बिजनेसमैन? हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ जो है उसमें कह सकते हैं कि चमत्कार कर रहा है, तो उसको ना उसने कोई चुनाव लड़ा ना कुछ मतलब उसमें, हाँ बिल्कुल जो है उसने सपोर्ट किया एलॉन मस्क को, लेकिन उसको जो है उस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे मतलब जो हैं लोग हैं जिनको मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया सिर्फ इस आधार पर कि उनके जो है उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, वो बहुत मतलब
अच्छे कह सकते हैं कि लोग हैं जिन्होंने उस फील्ड में नॉलेज गेन किया है। तो उनका जो जब आप अमेरिका का कह सकते हैं कि यूएस का अगर आप जब इलेक्शन का पूरा सारा सिस्टम समझेंगे एंड गवर्नमेंटल रनिंग का पूरी आप टेंडेंसी समझेंगे, तो आप जान पाएंगे कि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, वहाँ पे जो भी लोग वर्क करते हैं, किसी भी मतलब किसी भी मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तो वो अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के तहत। इंडिया में भी होता है पर उसका स्लाइट डिफरेंट जो है टोन होता है। खैर, हम फिलहाल पॉलिटी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए प्रशांत सर हैं, बहुत तगड़ा व्यक्ति हैं। खैर ठीक है, अमेरिकनाइजेशन। अमेरिकनाइजेशन सर क्या है? अब याद करो, वो मतलब कोई भी देखो सिंपल सा चीज़, जैसे अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैसे ही टाइप का अमेरिकनाइजेशन। अब इसमें मतलब डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इस प्रकार से चीज़ें हैं कि मान के चलो जैसे यूएस की कुछ मतलब चीज़ें हैं, कुछ जो वहाँ के रहन सहन का तरीका है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ के चीज़ों को आप एलिट मान करके उसको अपने भी कंट्री में फॉलो करने पर विवश हो जाते हो या करते हो। ठीक है, खुद से भी करते हो। उस प्रकार की सारी टेंडेंसी को कहते हैं अमेरिकनाइजेशन टाइप की। ठीक है, अब ये कोई मतलब वैसा वो नहीं है, पर ये इसमें ये जरूर ध्यान रखिए, सिंपल सा है। अमेरिकनाइजेशन मतलब अमेरिका बनने की, अमेरिकन टाइप बनने की जो है आपकी कह सकते हैं कि टेंडेंसी को शो करता है। ठीक है, अब जैसे संस्कृताइजेशन वाला जैसे चीज़ था, वो एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें लोअर क्लास के जो हमारे भाई बंधु होते हैं वो इमिटेट करने का प्रयास करते हैं, जो अपर क्लास के कास्ट के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग जो बैठे होते हैं, जो कास्ट हायरार्की में, उनको इमिटेट करने का प्रयास करते हैं, उनके वर्क के, उनके जो रहन सहन का तरीका है। ठीक है, एंड उसके थ्रू जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोशिश करते हैं कि उनको भी सोसाइटी में उसी लेवल की रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज़ मतलब उनको भी दिया जाए। ठीक है, तो उसके तहत फिर उससे संबंधित और भी कई सारे कॉन्सेप्ट आए, डिसंस्कृताइजेशन, रीसंस्कृताइजेशन वगैरह वगैरह, है ना। वैसे ही यहाँ पर अमेरिकनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, जैसे और भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर मैं लूँ तो जैसे इस्लामाइजेशन। ठीक है, इस्लामाइजेशन ये भी कॉन्सेप्ट है। हिंदुआइजेशन, ठीक है, हिंदुआइजेशन। तो ऐसे प्रकार के बहुत से मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है मैकडोनल्डाइजेशन। ठीक है, तो मतलब ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये असल में एक प्रकार से कोई एक मतलब कोई विचार होता है, वो डोमिनेंट होने लगता है एंड लोग उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर आ जाते हैं। तो उन्हीं जो है विचारों को एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम जो है यह नोट कर देते हैं कि भाई ये जो है एक प्रकार का प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि इसको दिया किसने था, जॉर्ज रिडजर ने दिया था। ठीक है, बहुत बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनकी किताब भी है सोशियोलॉजिकल थियोरी। ठीक है, इनकी किताब ध्यान रखिएगा, ये सोशियोलॉजिकल थियोरी, बहुत बढ़िया किताब है, समय निकले तो कभी पढ़िएगा। ये मैं ही कोशिश करूँगा कि आपको किसी दिन जो है मीन्स एक आध लेक्चर लेकर के उस पूरी किताब का एक एक चैप्टर का आपको मीन्स सार समझा दूँ एंड इम्पॉर्टेंट क्या क्या उसमें पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको समझा दूँगा। ठीक है, देखते हैं किसी दिन अगर मतलब मिलेगा। अगर आपको मतलब वो चाहिए होगा तो आप मुझे मीन्स कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक बार फिर उसको करने पर सोचूंगा। ठीक है, अब मुझे उसके रिगार्डिंग आप अपना पहले रिगार्डिंग जो है आप मुझे अपना एक जो है व्यू तो ड्रॉप कीजिए। ठीक है, फिर देखेंगे अगर होगा तो सोशियोलॉजिकल थियोरी के सारे हम डिटेल्ड कह सकते हैं कि व्यूज़ को हम समझ लेंगे सारे चैप्टर का। नहीं तो ऐसे तो भाई कितने लगभग 700-800-900 पेज का जो है किताब है और ज़्यादा ही है। ठीक है, तो आपको अभी फिर वैसे पढ़ने में समझ बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, तो खैर हम डिस्कस कर रहे थे अमेरिकनाइजेशन, जॉर्ज रिडजर की किताब है। अब इसके आगे हम बढ़ें तो एक कॉन्सेप्ट है अब सिक रोल। हालांकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी जब आ ही गया यहाँ पे तो डिस्कस कर लेते हैं। सिक रोल कॉन्सेप्ट दिया किसने था? टैलकॉट पार्सन ने।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया है, पर ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। सिक रोल कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि मान के चलो कि वैसे तो नॉर्मल सारा कुछ मतलब बिहेवियर वैल्यू सब कुछ आप नॉर्मली मतलब सारा कुछ फॉलो करते हो, ठीक है। जो सोसाइटी की मान्यता है उन सबको आप नॉर्मली लेकर के चलते हो, पर एक समय पर आप जो है जब आप बीमार पड़ते हो, ठीक है, जिस समय आप बीमारी से किसी बीमारी से ग्रसित होते हो, बीमार होते हो, तो उस समय आप सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी के वैल्यूज़ को एंड सोसाइटी के थॉट्स को आप ना भी मानो तब भी उस चीज़ के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। आप उस चीज़ को मतलब ना मानोगे तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगे एंड नो बडी विल मेक यू अकाउंटेबल फॉर ऑफ योर सिकनेस, ठीक है। तो सिक रोल में टैलकट पार्सन कुछ और भी चीज़ बताते हैं कि आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे कि आपका यह कर्तव्य है कि आप जो ड्रगिस्ट है, यानी जो व्यक्ति जो आपको मीन्स कह सकते हो कि दवा दे रहा है, ठीक है, आपको आपका इलाज कर रहा है, उसके प्रति आप भी मतलब ये चीज़ मीन्स श्रद्धा दिखाएं कि आप भी जो है जल्दी से ठीक होने का प्रयास करें एंड उसके द्वारा दिए गए हर प्रकार के इंस्ट्रक्शन को आप बाय हार्ट फॉलो करें, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ को ये टैलकट पार्सन अपनी उसमें बताते हैं सिक रोल, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा सिक रोल क्या होता है एंड किसने दिया था, टैलकट पार्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, टैलकट पार्सन इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोगोसेंट्रिसिज्म, लोगोसेंट्रिसिज्म ये भी गजब का विचार है। व्हाट इज लोगोसेंट्रिसिज्म? लोगोसेंट्रिसिज्म एक प्रकार का विचार है जो बताता है, जिसे दिया किसने था, डेरिडा ने। ध्यान रखिएगा, डेरिडा ने लोगोसेंट्रिसिज्म का विचार दिया था। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जो बड़ा फेमस है, डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो डेरिडा ने जो डीकंस्ट्रक्शन का एक विचार दिया था एंड लोगोसेंट्रिसिज्म का ये विचार दिया था। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इनके, पर ठीक है। अब लोगोसेंट्रिसिज्म सर वैसे होता क्या है? लोगोसेंट्रिसिज्म क्या है कि इसमें ये बताने का प्रयास करते हैं, एक प्रकार से ये क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म करते हैं किस चीज़ का कि लोगों का, ज़्यादातर लोगों का फोकस कुछ चीज़ों पर हो गया है। मतलब कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन की जो है टेंडेंसी कुछ चीज़ों पर जाकर के सीमित हो गई है। जैसे कि कोई किस हिसाब से बोल रहा है, किस हिसाब से जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी चीज़ों को, उस पर जाकर के मीन्स लोगों का इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। रिटर्न वैल्यूज हो गए, ठीक है, रीजन, तर्क, इन्हीं चीज़ों को लिया करके उनका जो है कह सकते हैं कि सारा कुछ खत्म हो जाता है। पर यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसको बियॉन्ड है, जो नॉन रिटन जो कह सकते हैं कि थॉट है, ठीक है। नॉन रिटन जो थॉट है उसको भी आपको डिकोड करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी की ओर इशारा करते हुए जो है डेरिडा ने लोगोसेंट्रिसिज्म की थियरी दी कि भाई ये एक प्रकार का क्रिटिक है, इसको समझने का जो है प्रयास करना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो उसी चीज़ को ये इस कॉन्सेप्ट के तहत बता रहे हैं कि भाई लोगों की रीज़न एंड क्वेश्चन करने की टेंडेंसी कुछ एक चीज़ तक जाकर के सीमित हो गई है, ठीक है। जो रिटन वैल्यू है या ओरल वैल्यूज़ है, जैसे कि मैंने कुछ बोला तो उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन, लिखा हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन, बट इसके बियॉन्ड भी कुछ है, जैसे सिंबल्स हो गया, ठीक है। तो उसको जो है वो करना, फीलिंग्स को समझना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब सिग्निफाई करती हैं कि उनका एक प्रकार से एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू एक प्रकार की चीज़ों को ये क्रिटिसाइज करते हैं कि लिमिट होकर के मीन्स किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन बस कर देना ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो लोगोसेंट्रिसिज्म की विचारधारा इसी को कहा जाता है। अब डीकंस्ट्रक्शन में भी लगभग ऐसी चीज़ है। कहते हैं कि इंसान जहाँ पर होता है ना, इंसान के मन में कह सकते हैं कि जो एक पूरा आइडिया, एक पूरा स्ट्रक्चर का एक आइडिया है सोसाइटी का, वो असल में एक प्रकार से कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। उसने मीन्स एक प्रकार से कह सकते हैं कि द मैन हैज़ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड द आइडिया, ठीक है। उसने एक प्रकार से जो है ओवरऑल सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है, ठीक है, उसने कंस्ट्रक्ट किया है। इसी चीज़ को काउंटर करते हुए डेरिडा बोलते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन की एक मेंटलिटी होनी चाहिए, ठीक है।
वो डिकंस्ट्रक्शन लाने पर जोर देते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा कि डेरिडा ने एक कॉन्सेप्ट दिया था डिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब आपने ये वर्ड बड़ा सुना होगा, इंडियन सोसाइटी के टर्म्स में ये वर्ड बहुत यूज होता है, द वाइट मैन्स बर्डन, रुडयार्ड किपलिंग की विचार है, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग ने ये विचार दिया था, इसको ध्यान रखें। तो रुडयार्ड किपलिंग की ये जो विचार है वाइट मेंस बर्डन, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, ये बताता है, ये एक्चुअल में कुछ मतलब वैसा नहीं है कि बहुत मतलब कोई डीप कॉन्सेप्ट किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर दिया, नहीं। असल में ये एक प्रकार के जो है कह सकते हैं कि जैसे आपने एक वर्ड, एक टर्म सुना होगा, द अर्बन नक्सलाइट, ठीक है, अर्बन नक्सलिज्म। व्हाट इज अर्बन नक्सलिज्म? अर्बन नक्सलिज्म एक प्रकार की विचारधारा है, एक प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि सिस्टम है जिसके अंदर जो गलत प्रकार की जो धारणाएं रहती है, व्याप्त है सोसाइटी के अंदर, जो लड़ाई झगड़ा, ठीक है, पूरे सरकारी तंत्र को चेंज बदल देने की एक प्रकार की जो टेंडेंसी है, उसको कहीं ना कहीं वो लोग एक टर्म में वो मतलब विचारों के द्वारा जो है उसको सही जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं कि भाई वो सही है, ठीक है, नक्सलिज्म को वो लोग जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो वो नक्सलिज्म को जो है वो जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, तो वो अर्बन नक्सलिज्म के अंदर वो चीज आ जाता है, ठीक है। लगभग ये वैसा ही चीज है। व्हाइट मेंस बर्डन क्या है? ये इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी को जस्टिफाई करने का प्रयास करता है, ठीक है, इंपीरियलिज्म को ये जस्टिफाई करता है, ठीक है। इसमें बताता है कि मतलब जैसे अगर मैं इसको एक टर्म में आपको वो करके बताऊं, तो इसके अंदर कहा गया कि जो मतलब कई बार आपने ये चीज़ सुना भी होगा, कभी एक इंटरव्यू में कहीं पे तो पी चिदम्बरम साहब ने भी ये चीज़ कहा था, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था फिर उनका, कि जो अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो उन्होंने जो है एक प्रकार से एहसान किया कि भारत की जो है सोसाइटी को सिविलाइज किया जाए। अब ये नहीं है कि उन्होंने मतलब डायरेक्टली यही चीज़ कहा है, कुछ मतलब ऐसे संबंध में कहा था, तो एक समय बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है, शायद वही थे या कोई और भी था, तो एक बार देख लीजिएगा। मतलब खैर चीज़ ये था कि उन्होंने कहा कि जो है मतलब ये क्या बोलता है व्हाइट मैन्स बर्डन, कि इसके अंदर जैसे कि जो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया एंड लोगों को अलग अलग प्रकार से मीन्स अपने फायदे के लिए तैयार करने का प्रयास किया, उसको अंग्रेज जस्टिफाई करके कहते हैं कि जो है कि आप लोग हमारे ऊपर एक प्रकार से जो है बर्डन हो एंड हम आपको जो है सिविलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। सो इसी को जो है रुडयार्ड किपलिंग एक बढ़िया मतलब राइटर थे, उन्होंने अपने जो है उसमें ये वर्ड को नोट किया था, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग ने ये वर्ड यूज किया था, व्हाइट मैन्स बर्डन, ठीक है। तो व्हाइट मैन बर्डन का ये जो जो मतलब कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भारत पर जो है अंग्रेजों ने शासन किया, उसमें उन्होंने जो है लोगों को एजुकेट भी करने का प्रयास किया, लोगों को अलग अलग तरीके से तैयार करने का प्रयास किया ताकि उनको जो है इंग्लैंड से लोगों को बुलाना ना पड़े, ठीक है। एंड यहीं पर उनको जो है सस्ते लेबर भी मिल जाए एंड जिस हिसाब से वो एजुकेशन चाहें उस हिसाब से उनको एजुकेट करके उनको तैयार करके अपने लिए यूज किया जाए। तो इसको तैयार करते हुए उस समय के अंग्रेजों ने भारत के जो लोग थे उनको कहा कि एक प्रकार से हम आप पर एहसान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसी को जो है व्हाइट मैन बर्डन का मतलब कॉन्सेप्ट के तहत रखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग ने इस वर्ड को यूज किया था। ब्रोकन मैन थ्योरी, ये भाई बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये थ्योरी को दिया है, ठीक है। ब्रोकन मैन थ्योरी क्या है भाई? ब्रोकन मैन थ्योरी, अब
अंबेडकर जी का यहाँ पे नाम है तो पक्का ये मतलब एक प्रकार से मतलब वैसे टाइप की कह सकते हैं कि जो है सामाजिक अपलिफ्टमेंट की ये जो एक प्रकार से मतलब कुछ ना बात होगी, ठीक है। तो लगभग ये वही चीज़ है। इसमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है मीन्स जो लोअर कास्ट के लोग थे उन पर जो है कैसे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल उनके ऊपर किस प्रकार से जो है दबाव बनता था एंड वो उन पर क्या प्रभाव पड़ता था, ठीक है। उसी स्टेटस को ये बताने का प्रयास करते हैं एंड बताते हैं कि कैसे उनके आइडेंटिटी तक को तोड़ दिया जाता था, मतलब इतना ज़्यादा मतलब इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन की टेंडेंसीज रही है। ये सब जो एक्सप्लॉइटेशन की टेंडेंसीज रही है उनके आइडेंटिटी तक को मीन्स ब्रोक आउट कर देता था एंड अगर हिंदी में साफ भाषा में कहें तो अंतरात्मा को छलनी कर देने की जो मतलब कह सकते हैं कि चीज़ें होती हैं वही उसी को उन्होंने जो है ब्रोकन मैन थियरी के अंदर, ठीक है, टूटे हुए आदमी का सिद्धांत से हिंदी में आप समझ सकते हो। तो ये बस ध्यान रख लीजिएगा इसमें कि ब्रोकन मैन थियरी क्या होता है, और कभी समय मिले तो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है कभी उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बी आर अम्बेडकर जी ने किताब जो लिखी थी कि एनहाइलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का सर्वनाश, ठीक है, जाति का सर्वनाश, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। तो ब्रोकन मैन थियोरी ये चीज़ कहती है, इसको इस चीज़ को मतलब ध्यान रखिएगा। एटिक एंड एमिक ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एटिक एंड एमिक पूछता है एग्जाम में, अक्सर पूछता है एंड इसे दिया किसने था, केनिथ पाइके, ठीक है, ध्यान रखिएगा एनिथ पाइके ने इसे दिया था। असल में कॉन्सेप्ट से संबंध करके क्वेश्चन पूछता है पर किसने दिया ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। एंड एटिक एमिक होता क्या है, देखो आपने कई जो है कॉन्सेप्ट को देखा होगा, हम कई बार इस चीज़ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, एथनोसेंट्रिसिटी, ठीक है, एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, लगभग ये उन्हीं से संबंध करके कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बताता है कि जब कोई सोशल रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उस रिसर्च में मतलब बाहर से देखने की एंड बाहर से उस रिसर्च को जानने समझने की टेंडेंसी को मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसी के अंदर आता है। अब जैसे मानो कि किसी भी ट्राइब के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, एंड आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बाहर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बाहर से देख करके आपके जो उसमें व्यू होंगे वो क्या व्यू कहलाएंगे, एटिक व्यू। उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एटिक व्यू उसे कहेंगे। पर अगर आप इंटरनली उसमें पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड देख रहे हो, समझ रहे हो उस कल्चर को, उस पूरे रिसर्च के आइडिया को, ठीक है, या फिर आप खुद उसमें रहे हो, ठीक है, उस जाति में, उस ट्राइब में आप खुद हो एंड खुद जो है विचार उस चीज़ को दे रहे हो, तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, एमिक व्यू, ठीक है, एमिक जो है रिसर्च व्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एटिक एमिक की जो है विचारधारा ये है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप। ये पूछता है हेजीमनी एंड सबाल्टर्न, हाँ देखिए एंटोनियो ग्राम्सी का ये जो कॉन्सेप्ट था, हेजीमनी के जो अभी हम बात किए थे ना, ये वही चीज़ है, यानी द डोमिनेशन ऑफ अपर क्लास ओवर द लोअर क्लास पीपल, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड। एक और चीज़ है जो बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है, जिससे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी मतलब बिलोंग करते थे, द सबाल्टर्न व्यू। व्हाट इज सबाल्टर्न व्यू? सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट दिया था एंटोनियो ग्राम्सी ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। सबाल्टर्न क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। सबाल्टर्न टेंडेंसी होती है कि अगर मैं ऐतिहासिक उसमें करके बताऊं, ठीक है, जैसे सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग का अगर मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं, आप इसे सोसाइटी से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि देश में अलग अलग प्रकार के जो बहुत सारे युद्ध हुए पहले के समय में, ठीक है, बहुत सारा मतलब ऐसे युद्ध हुआ, तो युद्ध होने की उस टेंडेंसी में जीते हारे या ये सब जो जितना भी मतलब चीज़ होता था तो वो सिर्फ राजा के ऊपर थोप दिया जाता था। अगर जीत गए तो बहुत पराक्रमी, बहुत वैभवशाली राजा हैं, ठीक है, पर अगर हार गए तो बहुत बलवान थे, शौर्यवान थे, परंतु कहीं ना कहीं किसी ने कुछ दिक्कत कर दी वगैरह वगैरह कुछ ऐसा, या फिर अगर उनका चरित्र नहीं अच्छा था तो कह देंगे कि वो भाई जो है मद में चूर राजा था वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है, जस्टिफाइड है। पर ये सिर्फ राजा के व्यू के हिसाब से आप बता रहे हो, एंड
क्या उन सैनिकों का जो हजारों के हजार सैनिक जो आपके लिए आपके एक इशारे पर कहने को लड़ गए, उनका क्या? उनका क्या? कुछ नहीं, उनका मतलब कोई विचार नहीं था, वो मतलब ऐसे ही अंधे टूट पड़ते हैं। ठीक है, अब ये तो वही बात होगी ना, जैसे अब लोग कहेंगे भाई उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको जो है वेल्थ दिए जा रही। अब बताओ -40 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई देश का सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के जो है रक्षा में तैनात है, तो आप उसे ये कहेंगे कि वो पैसे के लिए सिर्फ जो है वहाँ पर है? ये तो नाइंसाफ़ी होगी। कहीं ना कहीं उसके मन में देश प्रेम की भावना है, देश के लिए मर मिटने का जो है कह सकते हैं कि स्वभाव है, इस वजह से देश प्रेम की भावना है उसमें, है ना। तो आप उसे इतनी हल्की चीज़ से नहीं जो है ट्रेल कर सकते। बहुत सारी और भी मतलब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि मास के पर्सपेक्टिव से भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में भी वही चीज़ के बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे समाज का परिदृश्य केवल जो है अपर लेवल से ना देखा जाए, और भी जो है लेवल है उसके आधार पर जो समाज को समझा जाए। ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के ग्रुप हैं, इंस्टीट्यूशन है, लोग हैं, ठीक है, मासेस है, उनके हिसाब से चीज़ें जानी समझी जाए एंड उसको इंक्लूड किया जाए इंटेलेक्चुअल स्टडी के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? द सबाल्टर्न व्यू। ठीक है, द सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव। एंड इसी विचारधारा के कौन बिलोंग करते थे? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तो ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे विचार थे। अब मैं कुछ और भी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि अभी जितनी बची बार बार ऐसा ना हो कि मतलब कोई दिक्कत हो जाए, तो कुछ है तो कुछ और चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट जैसे हमने आज जो डिस्कस कर लिया है, उन चीज़ को कोशिश कीजिएगा कि उसे आप जो है अच्छे से रिवाइज करें, उसे पढ़ें एंड मल्टीपल टाइम उन चीज़ों को देखें। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, आपका मतलब बिना रिवीजन के तो भाई कोई चीज़ ऐसे संभव नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग। ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग एंड नथिंग। अब सर ये क्या बकवास है, इसमें क्या ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग, ये क्या मतलब है? देखिए, इसे दिया किसने था? जॉर्ज रिडजर ने। ठीक है, जॉर्ज रिडजर ने इसको दिया था। ठीक है, जॉर्ज रिडजर ने ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग ये कॉन्सेप्ट दिया था। ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग क्या होता है कि मान के चलो कि कोई एक कल्चर है, किसी कल्चर का जो है एक जगह से आदान प्रदान हो जाना। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई क्विजीन है, कोई एक प्रकार का कल्चर है, कोई रिचुअल है एक जगह से दूसरी जगह। इंडिया में जो है गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती थी दिवाली पर, अमेरिका में भी अब बहुत मास लेवल पर लोग फॉलो करते हैं यही चीज़ दिवाली पर। ठीक है, तो एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ। कुछ एक चीज़ भारत में जो है समोसा बड़ा फेमस था, अब US में भी समोसा जो है इतना फेमस हो गया है। ठीक है, $6 का एक समोसा मिल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मतलब इंडिया की मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि वहाँ पे पहुँच गए। तो इसको जो है जॉर्ज रिडजर ने क्या कहा कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग। भाई मतलब कुछ चीज़ जो है वो पहुँच गए, कुछ चीज़ मतलब कुछ एक चीज़ का ट्रांसफ़र हुआ, कुछ नया चीज़ वहाँ पर मतलब इंगेज हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो है किसके तहत रखेंगे? मतलब इसको जो है हम मतलब एक प्रकार से कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, कि कुछ चीज़ों का जो है ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ है। एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग, व्हाट इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग? ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग एक जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मतलब लगता भी है कि हाँ कुछ तो जो है ग्लोबलाइज्ड हुआ है, एंड नहीं भी लगता है कि कुछ ऐसा ग्लोबलाइज हुआ है कि यार बहुत इसमें क्या खास बात। जैसे अगर देखा जाए, जैसे पहले भारत में उतना मॉल वॉल का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब देखो अलग अलग जगह हर एक सिटी में कुछ ना कुछ कोई मॉल खुल गया, सुपर मार्केट हो गया। पर दुकानें तो पहले भी हुआ करती थी, पहले भी जो है छोटी मोटी दुकानें होती, अभी उसी को लाइट के साथ बढ़िया सजा दिया गया, एंड यस मैम नो मैम करने वाले 2-4 लोग काउंटर पर लोग खड़े हैं,
एंटर करने के लिए आपको गाइड कर रहा है, तो इसमें क्या नया हो गया, ठीक है। पर अगर देखा जाए तो पहले तो ऐसे मतलब नहीं था कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स मॉल में जाकर मतलब दुकानें से, पर देखा जाए तो होता भी था। बड़े बड़े सोनार और वो सब जो मतलब लोग रहते थे, सोने होने का, लोहे वोहे की जो है फैक्ट्री होती थी, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब लगता है कि है भी एंड नहीं भी। तो ऐसी चीज़ को जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग के अंदर रखा जाता है। तो इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ समथिंग एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉर्ज रिडजर ने, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो और भी मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। असल में वो थोड़ा सा वीडियो में वो दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको मीन्स बता दिया जाए इसमें, ठीक है। जैसे कल्चरल डिटर्मिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, अब पता नहीं इसके बारे में मैंने चर्चा किया था कि नहीं। कल्चरल डिटर्मिनिज्म, कल्चरल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। कल्चरल डिटर्मिनिज्म, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको किसने दिया? लेस्ली व्हाइट ने दिया। इसको दिया किसने? लेस्ली व्हाइट। ध्यान रखिएगा। क्या होता है सर कल्चरल डिटर्मिनिज्म? कल्चरल डिटर्मिनिज्म में कुछ खास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा एक चीज है। इसमें बताता है कि ओवरऑल जो है मीन्स जो इंसान जो एक्चुअल में मीन्स होता है, एज ए पर्सनालिटी जो होता है, उसको डिटरमाइन कौन करता है? कल्चर उसको जो है बनाता है। कल्चर उसको मीन्स इंसान को एज एन इंसान जो है डेवलप करता है। तो कल्चरल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। कल्चरल डिटर्मिनिज्म ये जो है एक प्रकार से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेस्ली व्हाइट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कल्चरल डिटर्मिनिज्म यानी कि कल्चर डिटरमाइन करता है कि व्हाट एक्चुअली अ मैन इज, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो है इन्होंने बोला। एंड इसको पढ़ने के लिए इन्होंने एक डिसिप्लिन भी दे डाला कि भाई इस डिसिप्लिन के तहत जो है कल्चर की डिटेल में स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो सोसाइटी को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी है, ठीक है। जो है बायोलॉजी यानी अपने बायोलॉजिकल जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए बायोलॉजी है, ठीक है। जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी हो गया। वैसे ही इन्होंने कल्चर को इतना ज़्यादा महत्व दी कि भाई कल्चर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कल्चर को समझने के लिए एक होना चाहिए कल्चरलोलॉजी, ठीक है, कल्चरोलॉजी, कल्चरोलॉजी, ठीक है, कल्चरोलॉजी। तो ध्यान रखना कि कल्चरोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लेस्ली व्हाइट ने दिया था, ठीक है। तो ये भी मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे एसएफ नाडेल की, जो एक प्रकार से जो एक मतलब उनके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है एसएफ नाडेल का। एसएफ नाडेल का एक और कॉन्सेप्ट है, एसएफ नाडेल का एक और कॉन्सेप्ट है रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल। क्या है? रिलेशनल, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल, व्हाट इट इज। रिलेशनल रोल होता है जैसे कि आपसे डायरेक्ट रिलेशन में कोई व्यक्ति अगर मतलब जुड़ा हुआ है, एज लाइक एग्जाम्पल मदर, फादर, ठीक है, ब्रदर, कोई भी मतलब जो रिलेशन में से जुड़ा हुआ। एंड नॉन रिलेशनल रोल्स के तहत क्या, ठीक है, अब ब्रदर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, किसी प्रकार का संबंध, ठीक है। नॉन रिलेशनल रोल जैसे एग्जांपल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर, ठीक है। अब डॉक्टर के पास जाते हो, हो सकता है कि मतलब रिलेशनल, उनसे भी रिलेशनल रोल हो, ठीक है। डॉक्टर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, ठीक है, टीचर से हो गया, तो किसी भी प्रकार के जो है नॉन रिलेशनल रोल। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब किसी एक से रिलेशनल रोल होगा तो किसी एक से रिलेशनल रोल नहीं होगा। हो सकता है कि जिससे रिलेशनल रोल हो उससे नॉन रिलेशनल रोल भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये मतलब कोई वैसा वो चीज़ नहीं है कि आइसोलेशन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब
एक और अब इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे देखें तो एक है कोनरवेशन का कॉन्सेप्ट, कोनरवेशन, ठीक है, कोनरवेशन का कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? पैट्रिक गेडिस ने दिया था, पैट्रिक गेडिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, पैट्रिक गेडिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज सर कोनरवेशन? कोनरवेशन होता है कि ये असल में एक अर्बन सोशियोलॉजी का एक जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें बताता है कि एक कोई मान लो कि सिटी डेवलप हुई है तो उसके आसपास की जो सिटीज़ होती हैं, आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, वो सब भी उसी सिटी में मर्ज हो जाते हैं एंड वो एक ओवरऑल एक आइडेंटिटी बना लेते हैं उस जगह की। जैसे दिल्ली इटसेल्फ इज अ सिटी, बट दिल्ली आइसोलेशन में मतलब ऐसा नहीं है, आसपास अब उसमें जो है फिर मतलब उसका एरिया बड़ा हो गया है, ठीक है। अब उसके अंदर आता है दिल्ली में ये गाजियाबाद का भी एरिया जो है इंक्लूड होता है, ठीक है। उधर जो है नोएडा वोएडा के भी एरिया का इन्फ्लुएंस उस पर रहता है, ठीक है। तो आसपास के जो सेंटर हैं उन सबको भी इंक्लूड कर लेना इस प्रकार के जो है मीन्स एक सेंटर्ड सिटी में एक किसी जो है कॉन्सेप्ट में उसको जो है कह सकते हैं कि वो कोनरवेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। किसने दिया था? उसको दिया था जो है पैट्रिक गेडिस ने, ठीक है। पैट्रिक गेडिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कोनरवेशन का, तो ध्यान रखिएगा। अब और कॉन्सेप्ट जैसे अगर मैं कहूँ तो मॉरिस ऑपलर की एक कॉन्सेप्ट है, मॉरिस ऑपलर का कॉन्सेप्ट है, मॉरिस ऑपलर का कॉन्सेप्ट है क्या? कल्चरल थीम, कल्चरल थीम। हर एक कल्चर का कोई एक प्रकार से मतलब एक कुछ थीम होगा, एक कुछ विचार होगा, ठीक है। हर एक का कुछ मतलब, हर एक का मतलब ये नहीं कि सेम होगा, ठीक है। कल्चर इज नॉट सेम फॉर एवरी सोसाइटी, ठीक है, बट कल्चर इज अवेलेबल और प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी, ओके। तो वो हर सोसाइटी में होता है, पर हर सोसाइटी में सेम कल्चर या सब हो वो जरूरी नहीं, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड कि ये चीज है, ठीक है। अब और जैसे हम कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बात करें, ठीक है। तो जैसे हो गया कि एक हो गया स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी, ठीक है, स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी। इसमें सर क्या होता है? स्टेटस सोसाइटी में मतलब अब इसमें जैसे होता है कि आप मतलब कोई एक जैसे चीज़ है कि जो एज एन स्टेटस आपको मिल गया, जो आपको मतलब मिल गया हो, ठीक है। जैसे मान के चलो हायरार्की के तहत आपको वो चीज़ पा गए हो। अगर मैं उदाहरण से डायरेक्टली आपको बोलूँ, इसको दिया किसने था? स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी, ठीक है। स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसको दिया था हमारे हेनरी मैने, ठीक है। हेनरी मैने एक व्यक्ति थे, इन्होंने MAINE, ठीक है, हेनरी मैने ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी। स्टेटस मतलब जो आपको हायरार्की के तहत मिल गया हो, एग्जाम्पल कास्ट, सिंपल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसे उदाहरण देकर, यानी कि मतलब ये न्यू सोसाइटी का एक मीन्स एक प्रकार से कॉन्सेप्ट है, जिसमें नए सोसाइटी के अंदर आप मतलब चीज़ों को डेवलप करते हो, ठीक है। उसके अब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मतलब पहले से बन करके आई होती है, ठीक है। तो इस मतलब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि कोई मतलब पहले से बन करके, जबकि स्टेटस जो है ये तय होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे एक प्रकार से लीगल बाइंडिंग या कोई एग्रीमेंट इस हिसाब से हो कि भाई मतलब ऐसा ऐसा चीज़ है, ये हम मतलब वो करके चल रहे हैं। जैसे कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो आपस में 2-3 लोग का, ठीक है, तो उस हिसाब से वो लोग जो है उस चीज़ को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो वैसे टाइप की चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के तय के तौर पर जो है चीज़ों को फॉलो करना। आजकल तो मैरिजेस भी जो है उसमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें आ गई कि भाई पहले से हम जो है तय कर लेते हैं कि मतलब जो भी सिस्टम उनका हो तो वो मतलब तय करने वाले। तो स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी ये चीज़ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है मिस आउट हो गई थी उसमें, तो मैंने सोचा कि इसमें मतलब वो कर देते हैं,
लिख देते हैं तो ज़्यादा मतलब सही रहेगा, ठीक है। तो और तो कुछ ऐसा मतलब सच दिख नहीं रहा है, तो चलो आगे फिर देखेंगे कुछ और लेक्चर में, वैसे भी और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो और जैसे एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। जिमरमैन का एक कॉन्सेप्ट है और मैं लिख के लाया था, जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है एटोमिस्टिक फैमिली, ठीक है। तो उसको जो है हम थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं। जिमरमैन एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो व्यक्ति हैं जिमरमैन, इनका एक कॉन्सेप्ट है एटोमिस्टिक फैमिली। क्या कहता है ये बताता है एक एन इंटरजनरेशनल टाइज, ठीक है। इंटरजनरेशनल टाइज को ये सिग्निफाई करता है कि एक प्रकार की मतलब ऐसी फैमिली जहाँ पर जनरेशन से एक प्रकार से मतलब आपस में बॉन्ड हो, यानी वो किसी का बेटे होंगे, पोते होंगे, तो एक प्रकार से मतलब जनरेशन, ठीक है, इंटरजनरेशनल टाइज के आधार पर फैमिली है। परंतु उसमें ज़्यादातर लोग अपने मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, यानी सेल्फ सेंट्रिक चीज़ें पहले आती हैं, फैमिली बाद में आती है। इस प्रकार की जो है नियो फैमिली कॉन्सेप्ट को हम एटोमिस्टिक फैमिली के अंदर रखते हैं, एंड द कॉन्सेप्ट बाय जिमरमैन, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही एक कॉन्सेप्ट था, बाकी चलिए फिर और बाद में फिर बातें करेंगे इस संबंध में। और यही जो है कॉन्सेप्ट था जो हम मतलब एक्स्ट्रा में कुछ और डिस्कस करना चाह रहे थे। बाकी है तो और भी बहुत, पर ठीक है, आते समय मतलब और भी अभी मतलब और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी, और भी आते आते और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। मान लो कि जैसे प्रैक्टिस में ये चीज़ें हो गई, कोई कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस करने में हो गया, ठीक है, सीरीज़ में और भी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक जो आज हमने पढ़ा उन सब चीज़ों को नोट कीजिएगा, उसको बार बार आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। एंड जो जॉर्ज रिडजर वाले मेरे मन में वो चीज़ आ गई थी कि अगर आप कहेंगे तो उसको मैं पढ़ा दूंगा, मतलब उसको मतलब बहुत बहुत मतलब थिक बुक है, अराउंड 1000 के आसपास उसकी पेजेस हैं, 900 1000 के आसपास कुछ पेजेस हैं, एंड काफ़ी थिक बुक है। तो हर कोई उसे रिकमेंड करता है कि सोशियोलॉजिकल थियोरी एटलीस्ट आप पढ़ लें, तो चूँकि आपका एग्ज़ाम नियर बाई है, एंड जॉर्ज रिडजर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। एंड अगर आप कहेंगे तो मैं उसे जो है अराउंड 1 और 2 आवर के लेक्चर में उनके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट थॉट एंड जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। एंड जैसा हो आप इससे रिलेटेड कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, मैं बिल्कुल, ठीक है। बाकी अभी तक जो हमने पढ़ा इस सीरीज़ में उन सब चीज़ों को आप पढ़िएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, एंड अच्छे से मेहनत कीजिएगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम नियर बाई है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।